नमस्ते। आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 11वां भाग। आकाश अर्नब से बात भी नहीं करना चाहता था। अब क्या चाहिए तुम्हें? भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। आप अपने स्वाभिमान के आगे हार जाते हैं ना, हर बार। सही कह रहा हूँ ना मैं? आकाश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप डाइवोर्स पेपर्स को देखे जा रहा था। आपके दिल में धृति के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अगर आप उन्हें जताना शुरू कर देंगे तो शायद मॉम डैड के आगे आपका ईगो हार जाएगा, यही ना? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम जा सकते हो। अच्छा, बस एक बात बता दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। आप धृति को डाइवोर्स देना चाहते हैं या नहीं? बोलिए। कुछ पूछा है मैंने आपसे? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? आज से 1 महीने पहले आपको कोई ये पेपर्स देता तो आप खुशी खुशी अब तक साइन कर चुके होते, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। आप सीधे सीधे जाकर डैड से क्यों नहीं कह देते कि आप धृति को तलाक नहीं देना चाहते? आकाश मुस्कुराने लगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। धृति खुद इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। तुम इस गलतफहमी से बाहर निकल आओ कि वो मुझे छोड़कर तुम्हें चुन लेगी। फिर तो आप बिल्कुल गलत हैं भैया। मैंने तो ये कभी चाहा ही नहीं कि मैं आप दोनों के बीच आऊं। धृति को मैंने दोस्त जरूर बनाया है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि घर में उसे कोई तकलीफ हो तो कम से कम वो किसी से बांट तो सके। मॉम डैड तो बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं और आप उनसे बात नहीं करते। दादी माँ क्या उनकी कोई मदद कर सकती हैं? ऐसे में अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो किससे कहेगी? कभी सोचा है आपने? आकाश को आज अपनी गलतियां महसूस हो रही थीं। आपने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं उससे शादी कर लूंगा? मैंने उसे कभी भाभी नहीं कहा, लेकिन मेरी नजरों में मेरी माँ की बात उसकी जगह है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन डरती भी बहुत है। भाई, मैं जानता हूँ वो आपको कभी अपनी मर्जी से तलाक नहीं देगी। दुनिया की किसी भी लड़की के लिए तलाक कोई हंसी खेल नहीं होता। उसके सामने परिवार की इज्जत, माँ बाप का सम्मान, समाज के 4 लोग सब खड़े होते हैं। धृति भी शायद इन सब से डरकर तलाक से मना कर देगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा वो समाज के डर से नहीं, बल्कि आपसे दूर होने के डर से करे। आप उसके मन में बसे डर को निकाल दीजिए बस। फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। आकाश उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में नाराजगी नहीं होती है। अर्नब उसके गले से लटक जाता है। भैया, मेरे प्यारे भैया, बस एक बार उसे महसूस कराइए ना कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और खुद से कभी अलग नहीं होने देंगे। देखिएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। और अगर एक बार धृति ने खुद तलाक देने से मना कर दिया ना, तो डैड भी उस पर कोई जोर नहीं डालेंगे। ऐसे में मॉम डैड के सामने आपका ईगो भी नहीं हर्ट होगा, है ना? आखिरी लाइन आकाश को जम गई थी। अगर धृति खुशी खुशी इस तलाक के लिए मना कर दे तो उसके माता पिता आगे भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन मुझे धृति के आने का इंतजार करना होगा। अभी तो उसके आने में बहुत वक्त है। अर्नब ने उसका मुंह पकड़कर कसकर हिला दिया। भैया, मेरे इनोसेंट भैया, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता। प्यासे को खुद कुएं में कूदना पड़ता है। क्या? अरे मेरा मतलब है कुएं के पास जाना पड़ता है। आपके पास यही तो टाइम है। जाइए, अपनी साली की शादी सेलिब्रेट कीजिए और अपनी बीवी के साथ गोल्डन टाइम स्पेंड कीजिए और मौका देखकर अपने दिल की बात बोल डालिए। अर्नब की आंखों में शैतानी झलक रही थी। और यहाँ इतने दिन ऑफिस कौन देखेगा? अरे मैं किस लिए हूँ भैया? वैसे भी आजकल ऑफिस में मेरा दिल बहुत लग रहा है। मन ही नहीं होता घर वापस आने का। तो ऑफिस में दिल लग रहा है या किसी ऑफिस वाली से दिल लग रहा है? इस बार आकाश की आंखों में शरारत थी। उसने झट से अर्नब के कंधे को हिलाया। कौन है वो जो मेरी नाक के नीचे मेरी ऑफिस में तुमसे नैन मटक्का कर रही है? आकाश ने कस के उसके कान खींच लिए।
अरे अरे अरे, बता रहा हूँ ना, वो है ना, वो आपकी एक चमची। कौन? रूही? वाह, चमची कहते आपको भी समझ में आ गया कि किसकी बात चल रही है। और रूही नहीं, रूही का नाम है उसका। अर्नब ने भौहें सिकोड़कर गंदा सा मुंह बनाया। ओह, लेकिन मैं तो रूही ही बुलाता हूँ। बहुत अच्छी असिस्टेंट है वो, और बहुत प्यारी लड़की है। भैया, आप धृति पर ध्यान दीजिए ना। बेटा, अब मैं तुझे तेरी ही मेडिसिन टेस्ट कराऊंगा, तो रुक तो जरा, वापस आने दे मुझे। आकाश के इंदौर वाले बैग अभी भी पैक थे। वो जल्दी जल्दी 2-3 ट्रेडिशनल ड्रेसेस बैग में पैक करने लगा। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? कुएं में कूदने। अर्नब कूद कर उसकी पीठ पर लटक गया। सच? कब? कल सुबह 5 बजे। आकाश ने कुछ सोचा और पीछे मुड़कर अर्नब को गर्दन से पकड़कर दीवार पर टांग दिया। खबरदार, अगर मॉम डैड से गलती से भी कहा कि मैं धृति के गांव गया हूं, तो तुम्हारी खैर नहीं। अर्नब का दम घुटा जा रहा था। वो बेचारा लटके लटके ही चिल्लाया, गलती से भी नहीं, मैं मॉम डैड को कभी नहीं बताऊंगा कि आप ससुराल जाने के लिए कितना बेचैन हो रहे थे। आकाश ने उसे छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और अपनी गर्दन सहलाने लगा। तो क्या बोलोगे मॉम डैड को? यही कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गए हैं कुछ दिन के लिए। शाबाश! आकाश ने एक जोरदार घूंसा अर्नब की पीठ पर जड़ा। बेचारा जमीन में ही लौट गया। आपका प्यार ना इतना खतरनाक और जानलेवा है, तभी बेचारी धृति आपके पास नहीं आती। अब की बार दूसरा जोरदार घूंसा पड़ा। जमीन पर ऑलरेडी लौट रहे अर्नब भाई साहब अपनी रीढ़ की हड्डी को सहलाने लगे। अच्छा, अब तुम बाहर जाओगे या तुम्हारी टांगे खींचकर दरवाजे के बाहर डाल दूं? अरे अरे, रुकिए तो, एक काम रह गया है बस। क्या? धृति को फोन करके बता तो दूं कि आपकी तबीयत एकदम ठीक है, वरना वो तो सच में कल ही आ जाएगी और फिर पता चला आप अपने ससुराल में और वो अपने ससुराल में। आकाश भी हंस पड़ा। बहुत दिनों बाद एकदम खुलकर अर्नब ने धृति को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो धृति। हाँ बोलो। भैया तो एकदम ठीक है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे खींचकर एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया और मुझे उस वक्त पूरा यकीन हो गया कि वो एकदम ठीक ठाक हैं। अच्छा अर्नब सुनो, मुझे इनकी एक फ़ोटो भेज दो ना। चुपचाप खींचना, ये जान ना पाए, वरना तुम पर गुस्साएंगे। आकाश को धृति पर प्यार आ रहा था और धृति नई नवेले प्यार की इस खुशबू से बिल्कुल अनजान थी। अर्नब को भेजकर वो अगले दिन के ख्वाबों में खो गया। धृति से मिलने के लिए उसकी बेचैनी अब बढ़ने लगी थी और रात के बचे हुए 5 घंटे भी उससे काटे नहीं कट रहे थे। सुबह के 5 बजते ही आकाश चुपचाप घर से निकल गया। अर्नब के अलावा कोई नहीं जानता था कि आकाश कहाँ गया है। धृति का गांव शहर से बस कुछ 40-45 किलोमीटर दूर था। आकाश की कार शहर से बाहर हाईवे पर आकर एक कच्ची पगडंडी पर मुड़ गई। ये वही रास्ता था जो सीधा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता था, उसकी धृति के पास। आकाश अपनी शादी के बाद पहली बार गांव की तरफ मुड़ा था। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन आकाश के लिए बाहें पसारे राह देख रहा था। सड़क के अगल बगल साथ चल रहे लहलहाते खेत खलिहान और झूमती हुई फसलें उसका ससुराल में स्वागत कर रही थीं। उसने कार का शीशा थोड़ा सा खोल दिया। गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उसकी नाक से घुसकर उसके दिमाग तक को महकाने लगी। आकाश से रहा न गया। उसने कार रोक दी और बाहर निकला। सुबह के 6:30 बज चुके थे। सूरज की किरणें पूरब में पैर पसार चुकी थीं और धरती को लाल रंग के चूनर में सराबोर कर रही थीं। आकाश और पृथ्वी का ऐसा प्रेम भरा मिलन उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत धीमी धीमी ठंडी हवाएं चल रही थीं। पहली बार आकाश ने महसूस किया था कि गांव प्रकृति के कितना करीब है। शहर के शोर शराबे और धुएं के काले बादलों से आज़ाद यहाँ की साफ हवा
चिड़ियों की चहचहाहट और ढेर सारा प्यार लिए यहाँ की ज़मीन हर किसी को नेह भरा आमंत्रण दे रही थी। आकाश इस प्राकृतिक खूबसूरती में डूबा जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान टूटा और उसे याद आया कि उसे कहाँ जाना है। वो कार में बैठ गया और कार आगे बढ़ चली। उसे घर पता नहीं था, लेकिन मुखिया जी का नाम इतना चर्चित था कि उसे घर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। गांव के नुक्कड़ पर 2-4 लोफड़ आवारा लड़के मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। खैर, ऐसे लोग तो दुनिया में हर जगह मिल ही जाते हैं। फिलहाल और कोई नहीं दिख रहा था तो आकाश ने कार रोककर उनमें से एक से पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी, मुखिया जी का घर किधर पड़ता है? आगे बढ़ जाइए, वो बरगद का बड़का वाला पेड़ लगा होगा, उसी के सामने मुखिया जी का घर। उनमें से काला चश्मा लगाए हीरो टाइप एक लड़के ने कहा। उसके मुंह से पान की पीक बह रही थी। थैंक यू बोलकर आकाश आगे बढ़ गया। ये कौन था ससुरा? अपने गांव का तो नहीं लग रहा। ना भैया जी, मुखिया जी का दामाद होगा, वो ब्याहे हैं ना अपनी बिटिया रक्षित इंडस्ट्रीज वालों के घर में। काले चश्मे वाले ने झटके से चश्मा उतार दिया। आखिर बिटिया ठाकुरों में ही ब्याही तो हम में कौन से कीड़े पड़े थे फिर? इस बुढ़ाऊ की तो ना अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। ये नवाबजादे इसी गांव के एक जमींदार रणदीप सिंह चौहान के बेटे रणवीर उर्फ बब्बन ठाकुर थे। इधर आकाश अपने ख्वाबों में खोए हुए अपने ससुराल पहुंच ही गए। बरगद का बड़ा सा पेड़ दूर से ही नजर आने लगा था। गाड़ी घर के बाहर रोक दी। ये बिल्कुल कोई भी आलीशान हवेली या कोठी जैसा नहीं था, बल्कि गांव के अन्य सामान्य घरों जैसा ही था। बस एक बड़ी सी जगह में घर का आंगन और दुआरा फैला हुआ था। घर के बाहर कोने में एक आटा चक्की बनी हुई थी। एक बड़ी सी गौशाला घर से कुछ मीटर दूर बनी हुई थी। दुआरे पर एक बड़ा सा छप्पर छाया हुआ था। अंदर मकान तो पक्का था, लेकिन जमीन कच्ची थी। आकाश गाड़ी से उतरा। घर के बाहर कोई लड़की गोबर से दुआरे को लीप रही थी। आकाश ने देखते ही नाक सिकोड़ ली। अपनी नाक हाथ से दबाए हुए वो घर के बड़े से दरवाजे तक पहुंचा। ए, मुखिया जी घर पर हैं क्या? उस लड़की ने गोबर वाले हाथों से अपने चेहरे के बाल पीछे किए और सर उठाकर देखा। आ, 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 आप? इधर आकाश की भी आंखें फटी रह गईं। तुम? धृति का चौंकना तो ठीक था, लेकिन गोबर से लिपी पुती महबूबा दरवाजे पर मिलेगी ऐसी उम्मीद आकाश बाबू को बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी रोमांटिक सी मुलाकात के अरमानों पर घड़ों पानी पड़ चुका था। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 10वां भाग। नए भाग के साथ जल्दी ही मिलूंगी आप सबसे। तब तक मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।